प्रचार कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अपने रिलीजन का आप जो है वो प्रचार कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हो। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी जो भी अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं जैसे, ठीक है, तो उनको मतलब किसी भी तरह का कोई वो नहीं है कि हाँ इस धर्म के लोग इधर रहेंगे, इस धर्म के लोग इधर नहीं रह सकते, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, और यहाँ पे हर रिलीजन के लोग जो है वो रह सकते हैं, वो मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या राइट है कि हमें आज़ादी है अपने रिलीजन को प्रोपगेट का मतलब होता है प्रचार करना। ठीक है, किसी भी धर्म को अपनाने की हमें क्या है, आज़ादी है, कि हमें कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ आपने वो धर्म क्यों अपनाया, तो ये क्यों नहीं, हमारी मर्जी है, हम किसी भी धर्म को अपनाएं। ठीक है, बट ये राइट हमें ये परमिशन नहीं देते कि हम दूसरों के रिलीजन को बुरा भला कहें या उनको क्रिटिसाइज करें, नहीं, उसके लिए हमें पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारा 4th राइट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं 5th राइट हमारे पास आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है ना, कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में क्या आ जाता है कि हम लोगों को क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो कल्चर है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एजुकेशनल राइट है हमें। एजुकेशनल राइट क्या है कि 14 ईयर तक के जो जितने भी बच्चे हैं, 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं, उनको ये राइट है कि उनको क्या है, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। फ्री एजुकेशन उनका राइट है। ठीक है ना, 14 ईयर्स तक के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी जो एजुकेशन है वो क्या है, फ्री है, उनसे कोई भी पैसे जो है वो नहीं लिए जाएंगे। तो ये क्या है, हमें राइट दिया है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है ना, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब कि हमें अपने कल्चर को जो हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखने, मतलब संभाल के रखने का, उसका प्रचार करने का हमें क्या है, राइट है। हमें एजुकेशनल राइट है कि जितने भी 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, तो ये क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 6th राइट आ जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या आ जाता है, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं संवैधानिक उपचार। हिंदी में क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, इस राइट का ये मतलब है कि ये जो ऊपर हमने पहले जितने भी राइट पढ़े, पहले जितने भी हमने 5 राइट्स पढ़े जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, अगर कोई भी सिटीजन जो है, कोई भी सिटीजन है, अगर उसको इन राइट से दूर किया जाता है, ठीक है ना, जितने भी हमने 5 राइट्स पढ़े, अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन है, अगर उससे वो राइट नहीं दिए जा रहे हैं, उसके साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, उसको फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो वो सिटीजन क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में ये बता सकता है कि मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है, मुझे मेरे राइट से दूर किया जा रहा है, तो आप मुझे मेरे राइट्स जो है वो वापस करो। ठीक है ना, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, और अगर ये राइट्स हमसे कोई भी छीनता है, ठीक है, और अगर इन राइट्स को
कोई भी जो है हमारे इन राइट्स को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो हम उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। और कोर्ट का ये काम है कि वो क्या करेगा, हमें हमारे राइट्स वापस दिलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में ये आ जाता है कि हम जो है हम अपने राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर कोई हमारे राइट्स को नुकसान पहुंचाता है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने राइट्स जो हैं वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 जो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये क्या थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ये तो राइट्स तो हमें मिल गए, ठीक है ना, इनके लिए तो हमने लड़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, ये राइट्स हैं। लेकिन इन राइट्स के साथ साथ हमें हमारी कुछ क्या बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें राइट्स दे दिए कि हाँ आपको ये भी राइट मिलेगा, ये भी राइट मिलेगा, ये भी, लेकिन हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है ना, जिससे हमारी कंट्री क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो उसके बदले में हमें भी तो कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए। तो राइट्स तो हमें मिल गए, लेकिन उन राइट्स के बदले में हमारी भी कुछ ड्यूटीज जो है वो बनती हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन द कॉस्ट ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हमें तभी मिले हैं कि उसके बदले में हमें कुछ ड्यूटीज क्या करनी है, फुलफिल करनी है, कुछ ड्यूटीज को हमें मानना है, ठीक है ना, कि ये हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो ड्यूटीज होती हैं ये जो है इनको हर सिटीजन को क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। ये जो ड्यूटीज हैं, अब जैसे आप इनमें डिफरेंस क्या है, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स की हमने बात की, लास्ट में हमने किया कि अगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसको कोई हमारे राइट को नुकसान पहुंचाता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। राइट्स जो है वो हैं हमारे, वो कंपलसरी हैं, वो हर किसी के लिए सेम है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटीज उन्होंने सिर्फ आपको दे दी, आप अगर ये ड्यूटीज नहीं भी मानोगे तो कोई आपको पनिश नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि ये हम लोगों की इनर होनी चाहिए, हम लोगों को दिल से ये होना चाहिए कि नहीं हमें ये ड्यूटीज जो है वो माननी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो ये बोला जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई घर पे गेस्ट आ गया, आपसे बड़ा कोई आ गया, तो आप उसको विश करोगे। अगर आप विश नहीं भी करोगे तो कोई उसके लिए आपको डांटेगा थोड़ी या कोई कुछ कहेगा नहीं, बट वो क्या है, आपकी एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, ठीक है ना, कि आपको ऐसा करना है। वैसे ही हमारी कुछ फंडामेंटल्स ड्यूटी हैं, ठीक है ना, कुछ फंडामेंटल जो है वो हमारी ड्यूटीज हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। जैसे we must pay respect to our national flag and national anthem. We must pay respect to our national flag and national anthem, कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है और जो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम मतलब जो हमारा राष्ट्रीय गान है, हमें क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि हमें उसकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आ जाता है वी मस्ट
protect the sovereignty, unity and integrity of our country। कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी कंट्री की सोवरेनिटी मतलब आज़ादी जो है, उसकी जो यूनिटी है, एकता है, और जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, उसको बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा तो हमसे हमारी आज़ादी छीन लेगा या हमारी कंट्री की यूनिटी है उसको तोड़ देगा। नहीं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें ताकि कोई भी जो है उसको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वी मस्ट डिफेंड अवर कंट्री बाय नेशनल सर्विसेज। We must defend our country by national services। ठीक है, कि हमें क्या करना है, नेशनल सर्विसेज के थ्रू हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी है। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आ गई, जैसे जो लोग आर्मी में जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने कंट्री की रक्षा करते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या आ गई, एक नेशनल सर्विस आ गई। ठीक है, ये सारे अब जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, नेशनल सर्विस ही कर रहे हैं ना। कि जो बेशक इन्हें पे मिलती है बट फिर भी ये क्या कर रहे हैं, नेशन की सर्विस कर रहे हैं। ठीक है ना, और हमारी कंट्री की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट उससे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री की रक्षा कर, तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फोर्थ आ जाता है we must promote the spirit of we must promote the spirit of common brotherhood amongst all the countrymen। ठीक है, कि हमें कैसी स्पिरिट होती है, भावना। ठीक है ना, कैसी भावना जो है सभी लोगों के मन में प्रमोट करनी है, कॉमन ब्रदरहुड की, भाईचारे की। ठीक है, कि हम जो कंट्री में जितने भी लोग हैं वो कैसे रहें, मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें, ब्रदरहुड के साथ रहें। ठीक है ना, किसी भी बेसिस पे हमें क्या करना है, आपस में लड़ना नहीं है कि हाँ अब तू अलग कास्ट का है, मैं अलग कास्ट का हूँ, तो हम लोग अलग अलग रहेंगे। तो अलग रिलीजन का है, मैं अलग रिलीजन का, हम अलग अलग नहीं, सभी को क्या करना है, मिलजुल के रहना है। चाहे चाहे कोई किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, चाहे कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, उसके बावजूद भी सभी को क्या करना है, मिलजुल के रहना है। ठीक है ना, कि हमें ऐसी स्पिरिट जो है यहाँ अपनी कंट्री के लोगों में इनकलकेट करनी है, प्रमोट करनी है, कि जिससे वो क्या हो, एक साथ भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, तभी हमारी कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, देन उसका फिफ्थ आ जाती है
we must safeguard the public property, कि हमें क्या करना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको बचा के रखना है, उसकी रक्षा करनी है, ठीक है, उसको तोड़ना नहीं। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या आ गई, जैसे ये टॉयलेट्स वगैरह बनाए होते हैं, है ना, लोगों के लिए, ठीक है, जैसे पार्क्स आ गए, गार्डन्स आ गए, पार्क्स आ गए, या जो भी मतलब जहाँ पे हम लोग जो है जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको क्या करना है। अब जैसे आप कई बार चले जाओ, जैसे कई जगहों पे हम घूमने चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो पार्क्स हैं, वहाँ के कई बार क्या होता है, किसी के जो कहीं अगर झूले वगैरह लगे हैं तो झूले तोड़ दिए हैं, कहीं पे कूड़ा कचरा डस्टबिन के बजाय ऐसे ही फेंक दिया है, कहीं पे मतलब कई बार क्या होता है हम देखते हैं अलग अलग, जैसे जो ये टॉयलेट्स पब्लिक टॉयलेट्स बने होते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या है, वॉश बेसिन्स तोड़ दिए, टैप तोड़ दिए, तो ये क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये भी हम ही लोगों के पैसे से जो है वो बनाई जाती है। तो वो कहता है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको क्या करें, सेव रखें, मतलब इनको बचा के रखें, इनकी रक्षा करें, इनको तोड़े नहीं, ठीक है ना, इनको संभाल के रखें, क्योंकि इसको यूज़ हम ही लोगों ने करना है, ये हम लोगों के लिए बनाई गई है, तो इनको यूज़ हमने करना है, तो ये हमारी ड्यूटी है। अब जैसे जो लोग तोड़ के चले जाते हैं तो उनको कोई पनिश करता है क्या, नहीं करता, पर ये क्या है, एक ड्यूटी है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए, हमें इस ड्यूटी को क्या है, मानना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारा क्या जा रहा है तो हम तोड़ देंगे, नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी भी किसके पैसों से बनी होती है, हम लोगों के पैसों से बनी होती है, जो लोग हम टैक्स देते हैं उन्हीं से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पब्लिक बसेस बनाई जाती हैं, तो ये भी क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इनकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, इनको तोड़ना नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, we must protect and maintain the natural environment. We must protect and maintain the natural environment, ठीक है, कि हमें क्या करना है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, बचा के रखना है और मेंटेन करना है, बना के रखना है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे चिप्स खाए, रैपर लिया, फेंक दिया, डस्टबिन लगा है बट डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, हम उसको ऐसे रोड पे फेंक देंगे, ठीक है। घर से कूड़ा निकाला, रोड में फेंक दिया, ड्रेन्स में फेंक दिया, जो नाली होती है उसमें फेंक दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होगा, नहीं। पेड़ काट दिए, चलो कुछ नहीं है तो चलो ये पेड़ काट दिए, ठीक है, सर्दियाँ आ रही हैं, पेड़ काटे, आग जलाई, उसे खुद को तो रिलीफ मिल गया, आग जलाने से हमें खुद को तो रिलीफ मिल गया, गर्मी मिल गई, लेकिन जो हमने इन्वायरमेंट को नुकसान किया, उस नुकसान को कौन पूरा करेगा, ठीक है ना। तो कहता है हमें क्या, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमने क्या करना है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है। तो वो कैसे होगा, हम क्या करें, जो भी कूड़ा कचरा है उसको हम डस्टबिन में डालें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ठीक है ना, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रह सके, ठीक है ना, उसका बैलेंस बना रहे। तो ये हम किसकी ड्यूटी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो उसका नुकसान जो है वो हमें ही पहुंचेगा। इन्वायरमेंट अगर हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना, हमारी लाइफ जो है वो खतरे में आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को बचा के रखना है, हमें उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये किसकी ड्यूटी है, ये भी हमारी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है
ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई। ठीक है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जिनको हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है ना, ये ड्यूटीज हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है ना, इसी से क्या होगा, हमारा जो कंट्री है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होगी। अब हमारे पास आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट जो है वो लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टिव, अब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात तो कर ली। ठीक है ना, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो भी पॉलिसी बनाती है, जो भी लॉ बनाती है, वो किसको देख के बनाती है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख के बनाती है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये उनको एक मतलब आप कह सकते हो एक रास्ता बताते हैं। ठीक है ना, कि आपको अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। उन बातों को ध्यान में रख के आपको क्या करने हैं, फिर आगे कोई लॉ या पॉलिसी बनानी है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज जस्ट लाइक अ फ्रेमवर्क। ठीक है, वो क्या करते हैं, रास्ता बताते हैं। ठीक है ना, ये कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं। कौन से पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 4 में। और पार्ट 4 में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल्स आते हैं, 36 से लेके 51 तक जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, बताते हैं कि आपको अगर कोई पॉलिसी, जो भी आपको पॉलिसी या लॉ बनाना है कंट्री के लिए, तो आपको इन बातों को क्या है, ध्यान रखना है। अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो इसके लिए भी किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाती। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में चल पड़े, हाँ जी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। करना है आपकी मर्जी है, फॉलो करना है आपकी मर्जी है, नहीं करना है आपकी मर्जी है। बट ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है ना, और ये क्या करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे जो हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो किससे कंसर्न थे, पॉलिटिकल जस्टिस से, है ना। जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, ये सब पॉलिटिकल है। लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस से कंसर्न है ये। ठीक है ना, ये किससे कंसर्न करते हैं, हमारे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से, जिससे क्या हो सके, सोशल जस्टिस मिल सके, इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके। कि ऐसा नहीं है, अब सोशल और आप बोलो पॉलिटिकल की तो बात समझ में आती है, सोशल और इकोनॉमिक की क्या होगी। अब जैसे इकोनॉमिक की बात की जाए तो हमें पता है कि अगर जैसे मेन और वीमेन जो हैं वो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन मेन को पे ज़्यादा मिल रही है और वीमेन को पे कम मिल रही है, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये क्या बोलते हैं कि दोनों को जो है बराबर की पे मिलनी चाहिए। ठीक है ना, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस जो है दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक को कम मिल रही है दूसरे को ज़्यादा मिल रही, नहीं, दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे
किससे? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड। ठीक है, तो कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं हमें देता कि हाँ अब पॉलिटिकल ही हमें जस्टिस मिलेगा, नहीं, वो हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी देता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसका प्रोविजन है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का भी प्रोविजन है कि हमें पॉलिटिकल जस्टिस तो हमें मिलना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हमारी कंट्री जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो सके, तभी हमारी कंट्री क्या बनेगी? एक वेलफेयर स्टेट बनेगी। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिनको क्या बोला जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। ठीक है, और पार्ट 4 में जो है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो आयरलैंड कंट्री है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है लिया गया है। ठीक है, अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला था, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड विमेन। प्रोवाइडिंग adequate means of livelihood for both men and women। ठीक है ना, मतलब कि men और women दोनों को ही जो है बराबर मीन्स मिलने चाहिए। किसके लिए? लिवलीहुड होता है अपना जो रोजगार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, उसके लिए दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन ही बाहर जाए काम करे और उसी को अपॉर्चुनिटी दी जाए, नहीं, विमेन को भी क्या होना चाहिए? बराबर की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है ना, मैन और विमेन दोनों को जो है बराबर की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी हमने अभी बात की थी, सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ men and women। कि क्या होना चाहिए? मैन एंड वुमेन जो काम करते हैं वो दोनों बराबर का काम कर रहे हैं, और उसके लिए उन दोनों को जो है वो पे भी बराबर ही मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो वुमेन होती हैं उनको पे कम दी जाती है, और जो मैन होते हैं उनको पे जो है वो ज़्यादा दी जाती है, जबकि काम जो है दोनों ही इक्वल करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है कि मैन और वुमेन दोनों को इक्वल पे दी जानी चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल वर्क कर रहे हैं तो उनको पे भी क्या होनी चाहिए? इक्वल ही दी जानी चाहिए। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड। उसके बाद आ जाता है थर्ड, securing suitable employment and healthy working condition for men, women and children।
ठीक है, कि क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेन, वुमेन या चिल्ड्रन जो है वो काम करते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो काम करने की कंडीशंस हैं, वो भी क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है ना, वहाँ का मतलब इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अनहेल्दी हो कि वो लोग काम भी करें और बीमार भी पड़ जाएं, नहीं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उनको क्या होनी चाहिए, सूटेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके, उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो जिससे उनका इफेक्ट, उनको उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंडीशंस होनी चाहिए, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं guarding the children against exploitation and moral degradation। ठीक है, कि क्या करना है, बच्चों को बचाना है, किससे, उनके एक्सप्लॉयटेशन होने से, उनका शोषण होने से उनको बचाना है। ठीक है, उनकी मॉरल डिग्रेडेशन नहीं होने देनी है। मॉरल डिग्रेडेशन मीन्स कि उनको किसी भी तरह का जो स्ट्रेस है वो नहीं होने देना है, उनके माइंड में कोई भी ऐसी बात नहीं आने देनी है जिससे वो खुद को इन्फीरियर फील करें, कि ठीक है ना। तो उनको क्या करना है, गार्ड करना है, मतलब उनको बचाना है, सेव रखना है, किससे, एक्सप्लॉयटेशन से। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है ना, कई बार तो चलो कुछ तो चलो हुए, कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ से जबरदस्ती ये काम कराया जाता है, तो वो उनके एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है ना, जबरदस्ती उनको भेजा जाता है कि हाँ हाँ आप भीख मांगो, आप बर्तन साफ करो, ये करो वो करो, जबकि उनकी एज किस चीज़ की है, पढ़ने की एज है, पर उनकी मॉरल डिग्रेडेशन की जाती है कि हाँ तुम नहीं पढ़ोगे, तुम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना, इस तरह के जो वो होते हैं, केसेस होते हैं, उनसे उनको क्या करना है, बचाना है, कि ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देनी है, ठीक है, उनकी मॉरल डिग्रेडेशन नहीं होने देनी।